अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्रिक गाला। तो रिसेंटली हमारे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज़ में 2 मैच हो चुके हैं और मैं उस पे कोई वीडियो नहीं बना सका, काफ़ी मसरूफियत की वजह से। तो अभी मैं वीडियो बनाने से पहले कुछ वीडियोस देख रहा था और काफ़ी हमारे जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट ने, एक्स क्रिकेटर्स ने काफ़ी पोस्टमार्टम किया पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज़ के दरमियान। पाकिस्तानी टीम के ऊपर काफ़ी तनकीद की कि वो न्यूजीलैंड की सी टीम, कोई कह रहा है डी टीम से मैच जो है ना हारे हैं, बल्कि ऑलमोस्ट सीरीज़ हार चुकी है। 4 मैच हो चुके हैं, 5 मैचों की सीरीज़ है और 3 मैच जो है ना हुए, 1 में बारिश हो गई। 3 में से हम 2 हार गए और 1 जीत गए। जो जीते वो वन साइडेड जीते, जो 2 हारे वो भी जो है ना हम बड़े बुरे तरीके से हारे हैं। मैं तो यही कहूँगा, बुरे तरीके से हारे हैं। पिछले तकरीबन 1 साल के अंदर, 1 साल तो नहीं, उससे कम टाइम, लेकिन लास्ट वर्ल्ड कप के बाद से पाकिस्तान टीम में बार-बार चेंजेस हो रही हैं। सेवरल टाइम जो आ रहा है अपनी मनमानी, अपनी मर्ज़ी कर रहा है। लेकिन इन्हें खुद समझ नहीं आ रही कि वो चेंजेस किस बेस पर कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। सबने क्रिटिसाइज किया बाबर रिजवान के स्ट्राइक रेट को, बाबर रिजवान की जो है ना बैटिंग टेक्निक को, जो जिस तरह वो खेलते हैं कि T20 फॉर्मेट की तरह नहीं खेलते, ओडीआई की तरह खेलते हैं, काफी क्रिटिसाइज किया गया। लेकिन अगर हम थोड़ा सा जरा डाटा पे जाएं तो बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी तोड़ने के बाद ऑलमोस्ट जो है ना 9 मैचेस हुए हैं पाकिस्तान की T20 में और उसमें से हम 6 मैच हारे हैं और जो 3 जीते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग की वजह से जीते हैं। तो ये एक अजीब सी जो है ना, अजीब सा साइन है कि ये हम समझ नहीं आ रही कि हम क्यों इतनी ओपनिंग जोड़ी है ना बार-बार चेंज कर रहे हैं। हमने जो है ना, जो जहाँ पे चेंज करना है वहाँ पे हम नहीं कर रहे हैं। हम अगर रिकॉर्ड देखें तो जो टॉप टीम्स ओवर नंबर 7 से लेकर ओवर नंबर 15 के दरमियान में जो रन रेट रख रही हैं, उनमें ऑस्ट्रेलिया टॉप पर है और उनका नेट रन रेट जो है ना 9.75 है रन रेट, और नंबर 7 से लेकर 15 के दरमियान में, और ऑस्ट्रेलिया पहले पर है और पाकिस्तान इस लिस्ट में 10वें नंबर पर आता है और पाकिस्तान का जो है ना 7.3 है। लिटरली हैरानी वाली बात है कि जब आपकी ओपनिंग जोड़ी बाबर रिजवान की इतनी अच्छी सेट होती है, उसके बाद भी जो है ना आप इतना गिरा देते हैं कि 7.3 पे आप आ रहे हैं। और आपसे ऊपर कौन है? बांग्लादेश और आयरलैंड भी आपसे ऊपर है। मतलब ये हैरानी वाली बात है कि हमसे ऊपर बांग्लादेश और आयरलैंड भी हमसे ऊपर हैं 15, जो 7 से लेकर 15 के ओवर के दरमियान में रन रेट में। तो मसला कहाँ पर है? मसला हमारी ओपनिंग में नहीं था, मसला हमारे टॉप ऑर्डर के अंदर था। हम अभी तक समझ नहीं पाए हमारा टॉप ऑर्डर का, सॉरी मिडिल ऑर्डर का था, मिडिल ऑर्डर में क्या मसला है। हमने साइम को लेके आए, हम बाबर रिजवान की जो है ना हमने ओपनिंग जोड़ी खत्म करके साइम को लेके आए कि जी हार्ड हिटर है, बहुत अच्छे जो है ना स्ट्राइक रेट के साथ खेलते हैं और सुपर ओवर का जो है ना, सॉरी पावर प्ले का एडवांटेज उठाएंगे। लेकिन मैं अगर आपको प्रीवियस 15 मैचों का बताऊं, साइम अयूब का 15 मैचों का 198 रन है उनके और 15 की एवरेज है। एवरेज मैटर नहीं करती क्योंकि वो जिस तरह के प्लेयर, उनकी एवरेज मैटर नहीं करती, स्ट्राइक रेट मैटर करता है कि वो किस स्ट्राइक रेट के साथ खेल रहे हैं। लेकिन उनका स्ट्राइक रेट है 128, 128.3। ये कोई ऐसा स्ट्राइक रेट नहीं है, ये इस बेस पे नहीं खेल रहे। ये इससे बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ ओपनिंग पे रिजवान और बाबर खेल रहे थे ऑलरेडी। अगर इसी स्ट्राइक रेट से उन्होंने खेलना है तो फायदा नहीं है उनकी टीम में आने का। उनकी टीम में आने के रीजन ये नहीं थी, क्योंकि टीम में आने के रीजन यही 23 एवरेज होती, लेकिन उनका स्ट्राइक रेट 198 होता, 178 होता, एक्सेप्टेबल था। लेकिन अब एक्सेप्टेबल नहीं है। 128 स्ट्राइक रेट एक बैट्समैन को, मेरा नहीं ख्याल T20 फॉर्मेट के अंदर आजकल पाकिस्तान टीम के अंदर किसी को 15 मैच दिए जाए और 15 मैच दिए गए साइम को, उसके बाद भी परफॉर्म नहीं कर पा रहे। मैं उनके टैलेंट के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अब भी वो समझ नहीं पाया कि जो उनका स्ट्रॉन्ग जोन है वही उनका वीक जोन है। जहां वो शॉट मार के छक्का मारते हैं, वही उनको पेस वाला बॉल ना मिले तो वो हल्का सा टाइम करते हैं और शॉट बाउंड्री तक भी नहीं जाती और आउट हो जाते हैं कैश। तो ये उन्हें समझना पड़ेगा, उन्हें अपनी विकेट की इंपॉर्टेंस जानना पड़ेगी कि अब वो जो है ना टाइम नहीं रहा, वर्ल्ड कप सर पे है। 1 मंथ रह गया, 7 जून से वर्ल्ड कप 6 जून से शुरू हो रहा है और हम अभी तक कहीं भी नहीं है। हम हमें कोई भी पोजीशन हमारी ओके नहीं हुई, हम किसी भी स्टेज तक नहीं पहुंच रहे कि हमने करना क्या है। फिर हम मिडिल ऑर्डर को लेके चल रहे हैं। हमारे पास पिछला मैच हम देखें, टोटली आप अगर ब्लेम करें किसी भी प्लेयर को, मैं ब्लेम करूंगा फखर और आपका इफ्तिखार को। जब मैच हाथ में था, जब 9, 10, 11 चल रहा है, तो आप जो है ना 4-5 रन बना रहे हो ओवर में, आप डेड बॉल को डेड कर रहे हैं, सिंगल डबल नहीं कर रहे। आप लेके जा रहे हैं 12, 13, 14, 15 पर लेके जा रहे हैं आप टोटल इफ्तिखार की इनिंग देखें, 21 बॉलों में उन्होंने 23 रन बनाए हैं, जिसमें 2 बॉलों पे उन्होंने छक्का चौका मारा है। बाकी 19 बॉल पे उनका 13 स्कोर है। ये जिस पोजीशन पर वो आ रहे हैं, ये ओडीआई में भी डिफेंडेबल बात नहीं है।
वनडे दूर की बात है, T20 दूर की बात है, ओडीआई में भी डिफेंडेबल नहीं है। तो क्रिटिसाइज करना बनता है इफ्तिखार को, क्रिटिसाइज करना बनता है फखर जमान को। आप अपनी हिटिंग परसेंटेज देखें, हिट बाउंड्री स्कोर परसेंटेज से स्कोर देखें, और आप अपनी डॉट बॉल्स देखें। जब आपकी टीम को जरूरत है आपको कि आप फिनिश करें, आप फिनिश नहीं कर पा रहे, आप डॉट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, आप स्ट्राइक रोटेट नहीं कर रहे। आप न्यूजीलैंड के ब्रेसवेल और उसको जिमी नीशम को भी देखे तो उनसे बाउंड्री नहीं लग रही थी, वो डबल ले रहे थे टच करके। हम ये नहीं कर रहे थे, हम बल्ला घुमा रहे थे, डॉट कर रहे थे, या यही दो हरकतें कर रहे थे टोटल। हमारे मिडिल ऑर्डर का जो मसला है हम अभी तक नहीं समझ पा रहे कि मिडिल ऑर्डर में क्या मसला है। अभी तक कल एक स्टैट्स हमारे मैच के दौरान भी दिखा रहे थे कि हमारे सिर्फ बाबर रिजवान के स्ट्राइक रेट का इशू नहीं है, हमारे मिडिल ऑर्डर के भी स्ट्राइक रेट का इशू है। 7 से लेकर 15 ओवर के दरमियान में टोटल हमारे को अगर कोई बैट्समैन जिसका स्ट्राइक रेट 120 या 130 प्लस है ना, तो वो शादाब खान है, जिसका स्ट्राइक रेट 146 था विद इन 7 to 15 ओवर्स के 146। हमारे लिए यही बहुत है, जो हमारी जैसी हमारी टीम की परफॉर्मेंस है ये भी बहुत है, और शादाब को हम नीचे नंबर पे खिला रहे हैं। आई गेस कल अच्छा किया गया था, शादाब को एज ए बैट्समैन खिलाया, परफॉर्म नहीं कर पाए वट एवर, लेकिन उनका इंटेंट क्लियर नजर आ रहा है। मैं उस्मान खान के भी हक में उनके उन्हें टीम में जिस वजह से रखा जा रहा है इंटेंट के लिए, वो शो कर रहे हैं। वट एवर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्हें कंसिस्टेंटली चांस दिए जाने चाहिए। अगर आपने साइम को दिए, अगर आपने खुशदिल को दिए, अगर आपने आसिफ को दिए, फहीम अशरफ को दिए, आपने ऐसे प्लेयर्स को इतने चांस दिए, आप उस्मान को भी दें और आप शादाब को भी प्रॉपर ऊपर खिलाएं। वो प्रॉपर बैट्समैन है, वो वन एंगल पे खेलने वाले प्लेयर नहीं है। वो ठीक ठाक ऑफ साइड खेलते हैं, लेग साइड खेलते हैं, स्ट्रेट खेलते हैं, और बड़े प्यारे शॉट्स मारते हैं। फास्ट बॉलर स्पिन दोनों के अगेंस्ट वो सेट है। आपके इफ्तिखार का सबसे बड़ा मसला है कि स्पिन के अगेंस्ट थोड़ा सा बॉल स्पिन हो रहा होगा वो फंस जाते हैं। आपके जितने भी हैं, इवन फखर जमान ऑफ स्पिनर को अच्छा आ जाए, फखर फंस जाते हैं। तो ये चीज समझने वाली चीज जो है, जो चीज ठीक करने वाली है, उसको ठीक नहीं किया जा रहा। जो आ रहा है ओपनिंग जोड़ी छेड़ रहा है, जो आ रहा है। मेरा ख्याल है हमें वापस जो है ना बाबर रिजवान की तरफ ओपनिंग पे जाना चाहिए। आप साइम को वन डाउन एडजस्ट करते हैं, जहां भी एडजस्ट करते हैं, मेरा मुझे समझ से बाहर था। अच्छा, एक ये कंसर्न शो किया था जी, फखर साइम ओपनर्स है, आप इनको ओपनिंग करवाएं, इनकी आप जोड़ी खराब कर रहे हैं, आप इनका बैटिंग ऑर्डर खराब करके आप इनके साथ खेल रहे हैं। आपको अगर भूल रहा हो तो बाबर आजम जब T20 क्रिकेट में उन्होंने स्टार्ट किया था या वनडे में स्टार्ट किया था, वो 6 नंबर पे खेलते थे। उन्होंने अपनी जगह बनाई, उन्होंने अपनी वर्थ बनाई। आप फखर के गेम प्लान को देखें तो वो पहली बॉल पे भी आगे छक्का मार सकते हैं, लेकिन बाबर रिजवान नहीं मार सकते आपको जब तक सेट नहीं होते। बाबर रिजवान का गेम प्लान, वो स्टार्ट के ओवर्स खेलते हैं। आप कल बाबर का, मैं एक और चीज देख के हैरान था कि शायद किसी ने नोट नहीं किया, बाबर का स्ट्राइक रेट विद इन पावर प्ले 136 था, आउट ऑफ पावर प्ले 120 में था, लेकिन लास्ट 16 to 20 ओवर्स के दरमियान बाबर का स्ट्राइक रेट 200 प्लस था। उसके पीछे रीजन ये थी कि बाबर शुरू के ओवर्स में सेट हो जाते हैं। जब वो सेट हो जाते हैं तो उसके बाद जो है ना लास्ट में फिनिश वो अच्छा कर लेते हैं, लास्ट में वो हिटिंग अच्छी कर लेते हैं। लेकिन बाकी प्लेयर्स जो हमारी टीम में है वो स्टार्ट से हिट वाले प्लेयर्स हैं, जो स्टार्ट से जिन्होंने हिट करना है और वो कर नहीं पाते। स्पेशली मैं इफ्तिखार की परफॉर्मेंस से बिल्कुल मुतमईन हूँ। वो क्रिकेट 1980s 90s वाली खेल रहे हैं कि छक्का मार रहे हैं या डॉट करनी है, छक्का मार रहे हैं या डॉट करनी है, सिंगल डबल स्ट्राइक रोटेट। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। हमारे प्लेयर्स की फिटनेस इतनी नहीं है कि वो 3 लगातार डबल ले सके। हमने आर्मी में जो है ना ट्रेनिंग के लिए भेज दिया स्पेशल, हमारे 3 प्लेयर्स इंजर्ड हो चुके। रिजवान जैसा मोस्ट फिट प्लेयर हैमस्ट्रिंग की इंजरी हो गई है। हैमस्ट्रिंग की इंजरी ये इंजरी है कि जिसमें माइनर से माइनर भी अगर उसका मसला है तो वो 1 से 1.5 महीने जो है ना वो टीम में नहीं खेल सकते, वो खेल नहीं सकते, वो रेस्ट पे है टोटल 1 से 1.5 महीने। अब इरफान नियाजी की इंजरी का भी कोई बताया नहीं जा रहा है कि कितनी बड़ी इंजरी है। आपके इमाद वसीम के कभी नहीं पता लगता नी इंजरी का, आपके शाहीन शाह अफरीदी का नहीं पता लगता, आपके जो है ना हारिस रऊफ ऑलरेडी इंजर्ड है, आपके आमिर की इंजरी का कभी नहीं पता लगता, कोई मसल खिंच जाता है, शाहीन का नहीं पता। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं, आपके किसी की फिटनेस लेवल का नहीं पता, और आप वर्ल्ड कप में जा रहे हैं। और दुनिया जो है ना ड्रिल स्किल्स करती है डिफरेंट अपनी फिटनेस बढ़ाने के लिए, और हम वही पुराने जो आर्मी में रगड़ा देने वाला सिस्टम है हम उसमें चले गए कि वहां पर रगड़ा देके जी फिटनेस बढ़ानी है। और ये अगर देना भी हो ना तो ये सिस्टम महीना 2 महीने लगातार चलाया जाता है, एक हफ्ते से कुछ नहीं होता। एक हफ्ते से उन्हें सिर्फ जिस्म में खलियां पड़ी होंगी और वो आके मसल आके पुल कर गए इनके, और हैमस्ट्रिंग और इस तरह की इंजरीज इनको हो गई हैं। आजम खान आपके इंजर्ड है, मैं भूल गया था, जिनको फिट करने के लिए स्पेशली भेजा गया था वो सबसे पहले इंजर्ड होके आ गए वापस, जिनको इस सीरीज में मौका दिया जाना था, क्योंकि वेस्ट इंडीज में सीपीएल के अंदर उनकी बड़ी परफॉर्मेंसेज है और इस बार वो सिलेक्ट ही नहीं हो पा रहे वर्ल्ड कप में, अपनी फिटनेस की वजह से नहीं सिलेक्ट होंगे। अगर सिलेक्ट ना हुए तो समझ नहीं आ रही। वर्ल्ड कप सर पे, हम न्यूजीलैंड से 3-2 हो चुके हैं, सॉरी 2-1 हो चुके हैं, और अगला मैच हमने खेलना है, और हमने अपने डिफेंस के लिए यकीनन सीरीज जीतने के लिए, इज्जत बचाने के लिए पूरे प्लेयर्स ग्राउंड में उतरेंगे। मुझे यही लग रहा है कि एक चैपमैन का मुकाबला करना है, एक सोधी का मुकाबला करना है, 2
टोटल एक बॉलर है, एक बैट्समैन है, टोटल इन दो का हमने मुकाबला करना है और हम इन दो का मुकाबला नहीं कर पा रहे। इवन पिछले मैच में तो आपका ब्रेसवेल आपका चैपमैन भी नहीं चला, आप फिर भी हार गए, आप रॉबिन्सन से मार खा गए। मुझे समझ नहीं आ रही कि हम किस एंगल पर अपनी क्रिकेट को लेके जा रहे हैं। हमारे कोचेस, हमारी मैनेजमेंट, हमारी जो है ना थिंक टैंक हमारा क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही। मेरा यही मानना है कि हमें वापस उसी सिस्टम की तरफ जाना चाहिए जिस सिस्टम में हम थे। जो हमारी ओपनिंग जोड़ी थी, जो बरकरार थी, उसे बरकरार रखनी चाहिए और मिडिल ऑर्डर को हमें थोड़ा शफल करना पड़ेगा। शादाब को टॉप ऑफ द ऑर्डर खिलाना पड़ेगा 1 डाउन या चौथे नंबर पे, जो उनका स्ट्राइक रेट है वो डिमांड करता है उस नंबर पर। आप फखर की एडजस्टमेंट भी कहाँ करते हैं समझ नहीं आ रही, कहाँ किस नंबर पे किसको खिलाते हैं। वर्ल्ड कप सर पे 1 महीना रह गया है, तो मुझे नहीं पता अब ये टीम किस एंगल पर टीम को लेके जाया जाएगा, कोचेस क्या डिसीजन। हमारे पहले तो कोचेस फाइनल ही है, सिर्फ न्यूजीलैंड के टूर के लिए, न्यूजीलैंड की सीरीज के लिए हमारे पास अजहर महमूद कोच थे। उसके बाद नहीं पता कौन कोच आ रहा है, कौन नहीं आ रहा, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं है। वो कोच आके अपना क्या गेम प्लान लाता है, क्या चेंजेस करता है, कुछ पता नहीं है। सो लेट्स सी, वेट एंड वॉच कि पाकिस्तान क्रिकेट कहाँ जाती है। नेक्स्ट मैच भी देखेंगे, उसके बाद देखेंगे मजीद क्या डिसीजन इस सीरीज के बाद लेती है हमारी मैनेजमेंट, हमारा थिंक टैंक। और देखते हैं ये क्रिकेट कहाँ जा रही है पाकिस्तान की। मेरे ख्याल से तो तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। मजीद अब कुछ अल्फाज नहीं रह गए। बड़े बड़े स्पोर्ट जर्नलिस्ट ने जो है ना इसका पोस्टमार्टम किया है, तो अब हमारा मजीद कहना बनता नहीं है कुछ। देखते हैं कि मजीद क्या डिसीजन इस सीरीज के बाद लिए जाते हैं, फिर हम उन पर डिस्कशन करेंगे। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।